आदाब, मैं साइमा खान हाजिर हूँ दुनिया भर की सियासी, समाजी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर ख़ास प्रोग्राम लेकर। दुनिया मेरे आगे। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज बात अफगानिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल और साउथ एशिया पर इसके असरात की। जी हाँ, एक ज़माने से अफगानिस्तान सियासी और समाजी सतह पर दहशतगर्दी के साए में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर रहा है। दिसंबर 2004 में हामिद करज़ई के सदर का ओहदा संभालने के बाद तालिबान के दौर से निजात के साथ साथ जमहूरियत का माहौल हमवार हुआ था। लेकिन अब अमेरिकी फौज की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तरक्की और खुशहाली की उम्मीदों पर एक बार फिर सवालिया निशान लग गया है। दुनिया जानती है कि एक लंबे वक्त से अफगानिस्तान की तरक्की और वहां जमहूरी इरादों को कायम करने में हिंदुस्तान ने अहम किरदार निभाया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अफगानिस्तान के हालिया बदलते हालात में वहां जारी हालात का असर पूरे साउथ एशिया पर कैसा पड़ने वाला है और अफगानिस्तान की खुशहाली के लिए कोशिश करने वाले ममालिक को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास मेहमान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के प्रेसिडेंट एम्बेसडर वीरेंद्र गुप्ता और मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में रिसर्च फेलो डॉक्टर विशाल चंद्रा। आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत खैर मकदम है। वीरेंद्र जी, मैं सबसे पहला सवाल आप ही से पूछना चाहूँगी। इस वक्त जो आप अफगानिस्तान की सूरत हाल देख रहे हैं, वहाँ जिस तरह से खलफशार फैला हुआ है, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? आपका पहला रिएक्शन क्या है उस पर? चिंता का विषय है, लेकिन अचंभे की बात नहीं, क्योंकि आगे पीछे तालिबान टेक ओवर काफ़ी इनेविटेबल सा सब लोगों को नज़र आ रहा था कि अमेरिकन ट्रूप विड्रॉल होगा और उसके बाद तालिबान आ ही जाएगा, क्योंकि सरकार की पकड़ नहीं थी इतनी अच्छी बनिस्बत इसके कि अमेरिकन गवर्नमेंट से इतना सपोर्ट रहा 20 साल तक और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वर स्पेंड। अब हमारे हिसाब से मैंने कहा चिंता का विषय, क्योंकि दो पहलू हैं खास। एक तो अफ़गानिस्तान हमारे नेबरहुड में है, तो जो अफ़गानिस्तान में जो भी रेजीम है, जो सरकार है और जो वहाँ पे डेवलपमेंट्स होते हैं, उसका सीधा असर हमारी सिक्योरिटी पे पड़ता है और उसके लिए हमको बहुत चौकन्ना रहने की ज़रूरत है और देखना पड़ेगा ठंडे दिमाग से कि उसका क्या असर होने वाला है और हम क्या कदम उठा सकते हैं। दूसरा, इंडिया और अफ़गानिस्तान के सरकारों को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस वक्त तो कोई सरकार का वजूद भी नहीं। इंडिया और अफ़गानिस्तान के लोगों में बड़ा अच्छा प्यार सौहार्द रहा है और इंडिया ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी किए। इंडिया ने भी हज़ारों करोड़ रुपए वहाँ पे खर्चा किए। तो अब हम जो है इस बदलते माहौल में किस तरह से हम इंडिया अफ़गानिस्तान के लोगों की जो दोस्ती है और कॉर्डियलिटी है, उसको किस तरह से बचा के रख सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में हमें जो सेंट्रल पॉइंट है, जिस मद्देनज़र नज़र से देखना पड़ेगा, वो ये है कि हमारी इंटरेस्ट, इंडिया का इंटरेस्ट किस तरह से सर्व होता है। जी विशाल सर, आप जो हैं वो IDSA में रिसर्च फेलो हैं और अफगानिस्तान में आपका स्पेशलाइजेशन भी रहा है। आप इन हालातों को किस नज़र से देखते हैं? हमने पिछले एक सप्ताह या उससे ज़्यादा जो मंज़र देखा काबुल एयरपोर्ट पे, उससे एक चीज़ तो बहुत साफ जाहिर होती है कि अफ़गानिस्तान के लोग तालिबान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। हज़ारों लोग अपने पूरे परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे लेकर एयरपोर्ट पे कई दिनों से हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज जा रहा है, सिर्फ तालिबान को ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, कि अफ़गानिस्तान के लोग तालिबान पे भरोसा नहीं करते और ना ही वो किसी इस्लामिक अमीरात का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी जो छवि है तालिबान को लेकर वो सन 90 के दशक से है। और हम अक्सर ये सुनते हैं कि 2001 के बाद जो नई पीढ़ी है अफ़गानिस्तान में,
उनको तालिबान के बारे में ज़्यादा नहीं पता, पर शायद लोग ये भूल जाते हैं कि आज की जो पीढ़ी है अफ़गानिस्तान की, वो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है, इंटरनेट रहा है इतने साल वहाँ पे, उनको एक अलग ही माहौल में वो पले बढ़े हैं। तो जो वीडियोस हैं 1990s के, वो तो अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, तो कहीं ना कहीं उनको सब पता है कि 90 के दशक में इस्लामिक अमीरात के नाम पर किस तरह से वहाँ पे किस तरह के कानून थे, महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार था, कितना अधिकार लोगों को मिला हुआ था। तो ये जो आज की जनरेशन है ये बहुत कनेक्टेड है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे लिए चिंता का विषय है वो ये कि आज तालिबान के पास टेरिटरी है, आज वो 32 या 33 प्रोविंसेस पे उनका कब्ज़ा है। और इस्लामिक स्टेट हमने देखा, दाइश जिसे हम कहते हैं, उनका जो राज्य था इराक़ और सीरिया के क्षेत्र में, उसको तो उखाड़ फेंका गया। उसके बाद अब तालिबान उभर कर आए हैं और चूँकि उनके पास टेरिटरी है तो वो जो और ग्रुप्स हैं, हम एक ऐसे रीजन की बात कर रहे हैं जहाँ पे तमाम ऐसी मिलिटेंट तंजीमें हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा आने वाले समय में। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होगा। जी वीरेंद्र सर, देखिए कि उन्होंने, विशाल जी ने ये कहा कि वहाँ की जो आवाम है वो ही उनसे नाखुश है, मतलब तालिबान को वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है और उस तरह का माहौल जो है वो शायद वो कबूल ना करे, क्योंकि वहाँ पे सोशल मीडिया है और वो भी एक तरक्की चाहते हैं, वो भी एक सोशल लाइफ चाहते हैं वहाँ पर। लेकिन ये तो हुई वहाँ की अंदरूनी लोगों की बात, वहाँ के माहौल की बात, वहाँ के लोगों की बात। बाहर की जो बड़ी ताकतें हैं वो वहाँ के हालात को किस तरह से देखते हैं? आप सही कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हैं और उसको अफ़गानिस्तान के लोग बाग किस नज़रिए से देखेंगे, ये उनका अंदरूनी मामला है। और एक एकेडमिक लेवल पे हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा जो है ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली बिग पावर पॉलिटिक्स तो है ही। अमेरिका का कुछ सोचना है वहाँ पे। आज की तारीख में रशिया, चाइना, तालिबान को बहुत सपोर्ट मिला है चाइना से। रशिया भी सपोर्टिव रोल प्ले कर रहा है। तो बिग पावर पॉलिटिक्स है वहाँ पे। अब हमको अपनी नज़र से देखना है, अगर हमारे पर्सपेक्टिव में देखना है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में, तो हमको ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारी कैपेसिटी कितनी है। कई दफ़ा हम इस चीज़ का अंदाज़ नहीं लगाते कि क्या हमारी सामर्थ्य है कि हम वहाँ पर जाके कुछ जो रोल बड़ी पावर, बड़ी ताकतें कर रही हैं, जो चाइना कर रहा है या जो अमेरिका कर रहा है, क्या हम कर सकते हैं? हमें शायद कुछ चीज़ें वहाँ पे पसंद नहीं आ रही जो तालिबान रेजिम में होंगी, लेकिन हम उसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं जी। तो हमें जो है अपनी सोच को आज की तारीख में खासकर, पहली बात तो बहुत क्लैरिटी नहीं है तालिबान के बारे में भी, कि तालिबान जैसा विशाल ने बताया कि 1990 में जो उनका सोच थी, 2001 तक वो थे, 5-6 साल उनकी सरकार रही, तो एक बहुत बुरा मंजर लोगों ने देखा उस वक्त में। अब तालिबान जो आए हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, हम फ़र्क हैं, हम अफ़गानिस्तान में सुख और खुशहाली लाएंगे। तो ये सिर्फ कहने की बात है कि वास्तव में कुछ फ़र्क पड़ेगा उनके रवैये में, ये बहुत देखने की बात है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दबाजी में हमको कोई ना तो वैल्यू जजमेंट करना है, ना डिसीजन लेना है, बट हर चीज़ को सोचने के लिए एक वी हैव टू रिमेन रूटेड कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट कैसे सर्व होता है। तो इसलिए ये बहुत ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट किस चीज़ में है और हम किस हद तक जा सकते हैं, क्या हमारी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी तक ही जा सकते हैं। उस कैपेसिटी को हमको समझने की बहुत ज़रूरत है आज की तारीख में, क्योंकि आप देखेंगे हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि तालिबान वो अफ़गानिस्तान में विमेन को बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी आएगी, और परेशानी आएगी, हम उसमें दुखी हैं, लेकिन हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। वीरेंद्र सर, आप जो बात कह रहे हैं वो आप हिंदुस्तान के हवाले से कह रहे हैं, लेकिन कुछ इस पे भी रोशनी डालिए कि जो बाहर की जो बड़ी ताकतें हैं,
जैसे आप समझ रहे हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ अमेरिका की, रशिया की, चाइना की, वो किस तरह से इन हालात को देख रही हैं? भाई देखिए, अमेरिका वहाँ पे 20 साल रहा जी। और उनको समझ में आया कि कंटिन्यूइंग लॉसेस और आप किसी सोसाइटी को रिफॉर्म नहीं कर पाए या उनसे बहुत बड़ी गलतियां हुई। एक सोच है कि 20 साल में अमेरिका को उस सोसाइटी में बदलाव लाना है कि जब इतने पैसे भी डाले और 20 साल भी रहे लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे वो हैं कि बहुत सारे कंट्रीज ने, बहुत सारी कॉलोनियल और इंपीरियल पावर्स ने उनको टेम करने की कोशिश करी, उनको सब्जुगेट करने की कोशिश करी और कोई नहीं कर पाया। अब रशिया को भी नुकसान हुआ है, सोवियत यूनियन ने भी तो ऑक्यूपाई किया था पहले और उसके बाद हार के उनको निकलना पड़ा। अब कई मायनों में रशिया और चाइना का ये भी एटीट्यूड कि अमेरिका की वजह से, कि अगर अमेरिका एम्बैरेस्ड होके वहां से निकले तो वो हमारी जीत है, वो चाइना और रशिया की जीत है। तो ये सोचना कि चाइना तालिबान के साथ कितना है ये हमको अभी अच्छी तरह से नहीं मालूम है, क्योंकि चाइना का जो एक्शन है वो प्रेडिकेटेड ऑन हाउ दे सी देमसेल्व्स विद अमेरिका। तो अगर अमेरिका को एम्बैरेस कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, हमारी जीत है। तो अब चाइना आगे के सालों में किस तरह से तालिबान से इन्वॉल्व होएगा, रशिया किस तरह से इन्वॉल्व होगा, जरूर इन लोगों का दोनों ही पावर्स का इंटरेस्ट है। चाइना अपनी जो है रीच बढ़ा रहा है और पाकिस्तान से चाइना के अच्छे रिलेशंस हैं, अफगानिस्तान गवर्नमेंट में तालिबान से उनके अच्छे रिलेशंस हैं। तो पूरे उस एरिया में और मिडल ईस्ट में ईरान ऑल्सो, चाइना के ईरान से भी अच्छे रिलेशंस हैं। तो आप एक पूरा देखें कि मिडल ईस्ट में जहाँ पे अमेरिका का एक दबदबा था, अमेरिका को वहाँ से काफ़ी जो है उनका कंट्रोल और इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा है। और इट्स अ बिग पावर पॉलिटिक्स। उस बिग पावर पॉलिटिक्स में कोई भी बड़ी ताकत वो अफगानिस्तान या एक्स या वाई कंट्री के बारे में इंटरेस्ट नहीं लेती है, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट में बात करती है। तो चाइना का इंटरेस्ट ये है कि चाइना का इन्फ्लुएंस और दबदबा और कंट्रोल बढ़े। तो हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। विशाल सर, देखिए वीरेंद्र सर का तो ये कहना है कि बड़ी ताकतें जो हैं वो सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखती हैं और उनको खातिर ख्वाह कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आया, इसी की वजह से वो वहाँ से निकल कर गई हैं। वो उनको बहुत खुश कर रही है कि हाँ अमेरिका जो है वो एक इनको लगा है कि भाई हार कर बाहर निकला है, उससे उनको तसल्ली मिल गई है। लेकिन जिस तरह के हालात वहाँ पर अफगानिस्तान में बन रहे हैं, अब उसके जो हमसाया मुल्क हैं, अगर आप जोग्राफिकल लिहाज से भी देखें तो काफ़ी अहम मुल्क हैं जो आसपास हैं वहाँ पर, और कहीं पर ही अगर कोई टर्मोइल होता है तो उसका असर हमसाया मुल्कों पर पड़ता ही पड़ता है। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? साहिमा जी, मैं यहाँ 2-3 बातें रखना चाहूँगा। पहला कि मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ एम्बेसडर साहब से कि हमें सब्र रखने की ज़रूरत है। हमें देखना होगा कि तालिबान की आने वाले समय में नीतियाँ क्या होंगी। उनका एक ऑफिस दोहा में है, वहाँ पे वो वही कह रहे हैं जो हम लोग सुनना चाहते हैं। वो एक लचीलापन है उनकी बात में, वो फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम सन 90 के तालिबान नहीं हैं। और दूसरा उनका जो बड़ा तबका है वो क्वेटा शूरा में, रहबरी शूरा, वहाँ पे उनके मिलिट्री कमांडर्स का दबदबा है। हमें ये भी देखना होगा कि हम तालिबान की आज 2021 में जब बात करते हैं तो इसमें कई ग्रुप्स हैं। इसमें हक्कानी नेटवर्क भी आता है जो एक आतंकवादी संगठन है। उनके कई लोग यूएन और यूएस सैंक्शंस लिस्ट में हैं। तालिबान के भी लोग हैं। समय समय पर कुछ लोगों को डीलिस्ट किया गया, छोड़ा गया ताकि बात आगे बढ़े। तो इन जो अलग अलग ग्रुप्स हैं इनमें आपस में जैसे जैसे तालिबान गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, वो कह रहे हैं इंक्लूसिव होगी, तो वो कितनी इंक्लूसिव होगी, उसमें कौन लोग होंगे। अभी तो पूर्व राष्ट्रपति हामिद करज़ई साहब का नाम आता है, डॉक्टर अब्दुल्ला का नाम आता है, पर बहुत से लोग तो अभी इसमें अभी भी नहीं हैं। पूरे अफ़गानिस्तान पे तालिबान का नियंत्रण नहीं है और रहना भी मुश्किल होगा आने वाले समय में। दूसरी तरफ मुझे लगता है कि तालिबान के अंदर भी बहुत मतभेद होंगे, बहस होगी
कि किस तरह की नीति होनी चाहिए, क्योंकि अब उनको गवर्नेंस की चिंता हो रही है। जो मुल्ला बरादर ने बहुत साफ कहा, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज होगा गवर्नेंस और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ हम कैसे काम करें, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहिए उनको वित्तीय सहायता, इंटरनेशनल एड एंड असिस्टेंस चाहिए होगा। पढ़ा लिखा वर्ग तो सब छोड़ के जा रहा है अफ़गानिस्तान से अपने परिवार को लेकर, बैंक्स काम नहीं कर रहे हैं, आपकी इकॉनमी की हालत ख़राब है। ऐसे में तालिबान के लिए तो बहुत सारी समस्याएं हैं और हमें देखना होगा कितना वो साथ तालमेल बैठा कर वो जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो चल पाएंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं आस पड़ोस के मुल्कों की, तो बिल्कुल सही कहा कि अभी तो वो कहीं ना कहीं उनको इस बात का इत्मीनान है कि अमेरिका चला गया या जा रहा है, लेकिन कहीं अगर आप उनके वक्तव्यों को, स्टेटमेंट्स को देखें तो इट इज़ अबाउट रीडिंग बिटवीन द लाइंस। उन्हें चिंताएं भी बहुत हैं सिक्योरिटी को लेकर, रेडिकलाइजेशन इश्यूज़ हैं। हम अक्सर आजकल ड्रग ट्रैफिकिंग की बात नहीं करते क्योंकि तालिबान का ज़्यादातर फाइनेंसेस जो हैं वो ड्रग ट्रैफिकिंग से आता है। जो हमने युद्ध देखा अफ़गानिस्तान में वो सिर्फ काबुल पे सत्ता कायम करने के लिए नहीं था, वो ड्रग ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है वहाँ पे। खेती होती है बहुत बड़े हिस्से में, तो उसके ऊपर भी कब्ज़ा करना, उसको भी अपने नियंत्रण में लाना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर था इस लड़ाई में। तो और ऐसे कई एरियाज़ हैं जहाँ पे अफ़गानिस्तान की माइंस हैं, इलीगल माइनिंग होती आ रही है सालों। तो तालिबान ने ऐसे सारे एरियाज़ को कैप्चर किया है। बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स जो अफ़गानिस्तान को पड़ोसी मुल्कों से जोड़ते हैं, जहाँ से ट्रेड होता है, लैंड ट्रेड, उन सब को कब्ज़ा कर रखा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनको इस बात का अंदेशा है कि इंटरनेशनल रिकग्निशन को आसानी से नहीं मिलेगा। तो एक सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए क्योंकि बेसिक जो सर्विसेज हैं उनकी डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आएंगी, बैंकिंग सेक्टर है, हेल्थ केयर है, ये सब इशू होंगे और समय पर लोगों में विरोध भी बढ़ेगा तालिबान को लेकर। अगर हम बड़े पैमाने पे देखें, रूस ने अभी ताजिकिस्तान में जो उनका बेस है उसको उन्होंने उसकी क्षमता को बढ़ाया है। उन्होंने जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स किए हैं ताजिकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ। चीन भी साफ साफ कह रहा है कि गवर्नमेंट वहाँ पे जो इस्लामिक गवर्नमेंट बनेगी वो बहुत इंक्लूसिव होनी चाहिए। लोगों ने 20 साल में जो भी तरक्की की है वो पूरी तरह से ऐसा नहीं होना चाहिए कि ख़त्म हो जाए। ईरान रेफ्यूजी क्राइसिस से परेशान है। तो अब जैसे जैसे समय बीतेगा तो ये जो पड़ोसी मुल्क हैं इनकी भी चिंताएं बढ़ रही हैं। और भारत का जहाँ तक सवाल है, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ जो एम्बेसडर साहब ने कहा, हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन हमारे संबंध अफ़गानिस्तान से चूँकि हमारा पड़ोसी मुल्क है तो सिर्फ सरकारी स्तर पे नहीं है, लोगों के साथ भी हैं। हज़ारों अफ़गान भारत में अभी भी हैं। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स पे अफ़गान स्टूडेंट्स हैं, मेल फीमेल दोनों स्टूडेंट्स हैं। हमारे यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए शरणार्थी आए हुए हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हम करते हैं, तो वो जो आए हुए लोग हैं वो तो यहीं हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक दूरदर्शिता दिखाते हुए एक लंबी सोच, एक लॉन्ग टर्म सोच को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ से जो मैसेज जाना चाहिए वो ये कि दिल्ली ये नहीं मानता कि तालिबान ही अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान बहुत बड़ा है तालिबान से। और वैसे भी भारत के जो आसपास के जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ हमेशा से ही रिश्ते जो हैं वो अच्छे ही रहे हैं और अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। विशाल जी, आपने एक बहुत अहम बात कही। आपने कहा कि तालिबान के करने में और कहने में बहुत फ़र्क है। वो जो दिखाना चाह रहा है असल में वो है नहीं वैसा, और वो उसकी एक मजबूरी है क्योंकि उसको अपनी हुकूमत को मंजूर कराना है। सबसे बड़ी तरजीह उसकी आज यही है क्योंकि उसको अपनी हुकूमत को मंजूर कराना है। वीरेंद्र जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आपको इस तरह के कोई इशारे मिले हैं? आप इसको किस तरह से देखते हैं कि क्या तालिबान में कुछ तब्दीली आई है? देखिए, चेंज तो हर में होता है, हो सकता है थोड़ी बहुत बदलाव आया है। उन्होंने देखा कि जो उनकी पहली सरकार थी और वक्त भी बदल गया है। आज की तारीख में जो 2001 में बर्दाश्त होता था विश्व को, वो आज बर्दाश्त नहीं होगा। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो गया है जो कि विशाल जी ने बताया। तो लाजमी है कि बदलाव आएगा। कितना बदलाव आया है ये अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है। अभी बहुत दिखावा है। काफ़ी चीज़ें वो कह रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, उन पे कितना विश्वास किया जाए ये बड़ा मुश्किल है। और विशाल ने बहुत सही बात करी कि देखिए, एक रेबल फाइटर्स सरकार को उलट पुलट देना है, हमको कंट्रोल करना है, लड़ाई करनी है उसमें, और एक सरकार बना के गवर्नेंस करना
उसमें बहुत फ़र्क होता है। गवर्नेंस करनी है, सरकार करनी है, उसमें पोजीशंस मिलेंगी, मंत्री बनेंगे, तो पावर स्ट्रगल और बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो वो किस तरह से अनरेवल करेगा। और कुछ लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं गवर्नेंस करना है, कुछ कहते हैं नहीं, हमारा सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है कि इस्लामिक एमिरेट बनाना है, पूरे दुनिया में हमको जो है वो इस्लामिक रूल को ला देना है। तो देयर आर ऑब्वियस कॉन्ट्रडिक्शंस। वो कॉन्ट्रडिक्शंस कैसे प्ले आउट करेंगे ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। जी, अभी तो सूरत हाल कुछ वाज़ेह नहीं है, जी हाँ। लेकिन हम तो ये जानते हैं कि भारत जो है वो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हम जो हैं डेमोक्रेसी की ही हिमायत करते हैं। नहीं, विशाल देखिए, जी, जब हम दूसरे देशों से अपनी रिलेशनशिप की बात करते हैं जी तो हम रिलेशनशिप इस बेसिस पे नहीं कायम कर सकते कि वो डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि हम उस तरह से इवेल्युएट नहीं कर सकते। हमें किसी दूसरे देश में जो आवाम है वहाँ पे उनसे बातचीत करनी है, उनसे रिलेशनशिप रखना है और सरकार से रिलेशनशिप रखना है। तो ये चीज़ें हैं, हमारे जहन में आती हैं कि भाई वो डेमोक्रेसी है तो आसानी होगी। अब जैसे आप म्यांमार का एग्जाम्पल लें, जी। अगर डेमोक्रेसी वहाँ पे तहस नहस भी हो गई है हाँ। तो भी आपको सरकार से रिलेशनशिप बना के रखनी है ना। हाँ। तो हमको अगेन ओवर रीच ना, हम ओवर रीच नहीं करना चाहिए, जी। क्योंकि हमारे हाथ में ही नहीं है कि हम अफगानिस्तान में कैसी सरकार आए। हम चाहते हैं कि हमारा एक पिक्चर परफेक्ट एक वो है कि हमें ये ऐसी सरकार चाहिए, वैसी सरकार नहीं आएगी। जो अफगानिस्तान के लोग बाग और अफगानिस्तान के जो जी। हालात हैं आसपास के, वो जैसा चाहेंगे वैसा हो गया। हाँ। अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जी। तो हमें तो उन्हीं हालात से डील करना पड़ेगा। जी, लेकिन वीरेंद्र जी, आप ये भी देखिए कि हमने हमेशा अफगानिस्तान की आवाम के बारे में बहुत सोचा है। हमने वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना काम किया, जमहूरी जो वहाँ पे इदारे हैं उनको खड़ा किया, पार्लियामेंट के ऊपर हमने निवेश किया है, वहाँ पर स्कूल और जो हॉस्पिटल्स हमने वहाँ पर बनवाए हैं, वो सब चीज़ें, वहाँ के जो तरक्याती मंसूबे जो हम चला रहे थे वहाँ पर, अब उसको आप किस तरह से देखते हैं? उनका मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस समय तो अफ़गानिस्तान पे बहुत इंटरनेशनल फोकस है जी। और काफ़ी समय तक रहेगा। तो तालिबान का जो रुख हम इस समय देख रहे हैं उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास तो दिखता है, कह कुछ रहे कर कुछ रहे, या उनकी नीतियां शायद एडजस्ट कर रही हैं वहाँ के जो हालात हैं। क्योंकि हज़ारों तालिबान ऐसे हैं जिन्होंने कभी अफ़गानिस्तान के शहरों को नहीं देखा। वो हमेशा गाँव में एक्टिव थे या ड्यूरन लाइन के दूसरी तरफ मदरसों में थे। अब वो पहली बार शहरों में आए हैं और उनके लिए जो शहर में अफ़गानिस्तान बसता है वो बहुत ही अलग किस्म का अफ़गानिस्तान है। तो उनको भी टाइम लग रहा है चीज़ों को समझने में। और इन 20 सालों में ख़ासकर जो उनकी पहली पीढ़ी थी तालिबान की 90 के दशक में, उनके कुछ अपने अनुभव रहे, एक्सपीरियंस रहा है, तो उन्होंने डिप्लोमेसी को समझना शुरू किया है। पिछले चंद सालों में आपने देखा होगा कि वो आस पड़ोस के देशों में गए, रूस गए, मॉस्को गए, बीजिंग जाते रहे, तेहरान तो उससे भी पहले से जा रहे हैं, और उज़्बेकिस्तान भी गए, तुर्कमेनिस्तान भी गए, और भी देशों में वो गए। तो डिप्लोमेसी की वैल्यू तो वो समझ रहे हैं अब। 90 के दशक में एक बहुत बड़ी समस्या थी, चुनौती थी उनके सामने। पर वो जो तबका है जो इन बातों को समझ रहा है वो छोटा है तालिबान के अंदर। वो दोहा में बैठा था, हम उसको दोहा शूरा कह लेते हैं, लेकिन वो एक पूरी, जैसे काबुल या अफ़गानिस्तान के बड़े शहरों में हम देखते हैं कि एक 2000 के बाद या 90 के दशक के अंत में एक नई पीढ़ी उभर कर आती जो अब 20-25 साल की होगी, 30 साल की होगी, वैसे तालिबान में भी एक पीढ़ी उभर कर आई है। उनको वो माहौल तो मिला नहीं है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं तालिबान, अगर वो स्मार्ट हैं, जैसा कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने सीखा है, कुछ बातों को तो समझा है पिछले 20-30 सालों में, तो उनकी जो नीतियां होंगी, पॉलिसीज़ होंगी, मेरे ख्याल से वो बहुत डिफरेंशिएटेड होंगी शहरों को लेकर और गांव जो रूरल एरियाज़ हैं, ग्रामीण अफ़गानिस्तान है वहाँ। तो लेकिन इससे उनमें आपस में भी काफ़ी डिफरेंसेस आने वाले समय में बढ़ेंगे। तो किसका वर्चस्व रहता है, क्योंकि जैसे जैसे अब वो पूरे देश में फैल चुके हैं, उनके अंदर कई ग्रुप है, तो उनमें भी कंपटीशन होगा।
तो उनमें भी वर्चस्व की लड़ाई होगी। एक बार जब इंटरनेशनल अटेंशन हटेगा, मीडिया का ध्यान हटेगा, तो उनकी जो असल पॉलिसीज़ हैं वो तब दिखना हमें शुरू होंगी। और ये पूरे अफ़गानिस्तान को, मैंने जैसे पहले भी कहा, अफ़गानिस्तान बहुत बड़ा है तालिबान के लिए, वो पूरे अफ़गानिस्तान पे अपनी पॉलिसीज़ नहीं लगा पाएंगे, तो आपस में भी झगड़े होंगे। और जो दूसरा अफ़गानिस्तान है जो 2001 के बाद उभरा है, उनके साथ भी उनके काफ़ी झगड़े होते रहेंगे आने वाले समय में। विशाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने में। वीरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर आए आप और अपना वक्त निकाला आपने और इतना अच्छा डिस्कशन हमारा रहा। फिलहाल हमारे इस ख़ास पेशकश में आज बस इतना ही। हमारे इस ख़ास प्रोग्राम पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं और इसके लिए हमारा ईमेल एड्रेस है ddurdu special@gmail.com। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।